इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें संख्या पद्धति में, सबसे पहले हमें समझना होगा अंकों के बारे में कि अंक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जो अंक होते हैं वो होते हैं टोटल 10। अंक कितने होते हैं? टोटल 10। कौन कौन से होते हैं भाई? 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन्हीं को अंक बोलते हैं। तो ये 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। इन्हीं अंकों की सहायता से बहुत सारी संख्याएं बनाई जाती हैं, अनगिनत संख्या हम इससे बना सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हम दो अंकों की संख्याएं, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बना सकते हैं, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर हमसे पूछा जाए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनाएंगे, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा। ऐसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे बहुत सारी चीजें हमसे पूछ सकता है, हमें ये लिखना आना चाहिए, बताना आना चाहिए। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दो अंकों की संख्या लिखेंगे जिसमें एक तो फिक्स कर देंगे दहाई के जगह पे। दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई दो स्थान होता है, तो दहाई को 1 कर देना है, दहाई को 0 नहीं करना है, बाकी इकाई के जगह पे 0 कर देना है। इकाई को 0 कर देना, दहाई को 1 कर देना। ये हमारा हो गया दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है तो सैकड़े के स्थान पे 0, दहाई और इकाई कर देंगे, सैकड़े के स्थान पर 1, दहाई और इकाई को कर देंगे 0। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 के स्थान पर 1 और सैकड़ा, दहाई, इकाई तीनों 0 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो जितने अंकों की छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके उसके आगे बाकी 0 लगा देंगे। 10 अंकों का पूछे तो 1 लिख करके 9 0 आगे लगा देंगे। बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या 2 अंकों का हो जाएगा 99, 3 अंक का हो जाएगा 999। यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या उतने 9 उतनी बार लिख देना है। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 को 10 बार लगातार लिख देंगे। तो आई होप अब आप ये समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद आते हैं हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं कि संख्याएं कितने तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं हम। तो पहला हमें समझना होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है? तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या का मतलब है जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो कोई भी वस्तु होगी तो उसकी कम से कम संख्या 1 हो सकता है। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा तो उसकी सबसे कम से कम संख्या, जो वस्तु अस्तित्व में है उसकी कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो 1 से शुरुआत होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर के अनंत तक गिनते चले जाए, कभी खत्म नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू, ऐसे मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे हम समुच्चय कहते हैं, सेट, समुच्चय। तो n क्या है? एक समुच्चय है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का, जिसमें कौन कौन सी संख्या होगी? 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक। इसका कभी अंत नहीं होगा, गिनते चले जाइए। ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आंसर क्या बताएंगे? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी नहीं बता सकते, बहुत सारा हो सकता है। इसके बाद दूसरा, अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी जोड़ देते हैं तो संख्याओं को हम नाम देते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स नाम देते हैं। क्या करना है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो गिनती की संख्या है उनमें 0 भी मिला लेना है। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग लिखते हैं W से। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मजले ब्रैकेट में लिखेंगे 0 के साथ 1 2 3, यानी n, डायरेक्ट n भी लिख सकते थे, 0 का n, सभी n इसके अंदर आ जाएंगे। ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तीसरा, इसके बाद हमें जानना है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स।
पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक के इंटीजर्स को हम लोग आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं। जो ऋणात्मक पूर्ण संख्या है उनको भी क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। मतलब -1, -2, -3, -4 ऐसे, तो सबको अगर मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। तो इधर इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये भी, इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इधर अनंत तक, इधर भी अनंत तक जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तब भी आंसर क्या होगा, 0। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 0। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि देख लें सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है? तो हाँ है, सभी आते हैं इसमें। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है? हाँ। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? तो भी आंसर आएगा हाँ। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं। तो इस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बड़े 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 आराम से इसको डिटेल के साथ याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पर सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या है, इवन नंबर्स क्या है? तो ऐसी संख्याएं, इनको हम अगर ई से लिख दें, ई से लिख सकते हैं इसको। तो सम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णता भाज्य होती है। मतलब अगर हम उसमें 2 से भाग दें तो भाग पूरी तरह से चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। किससे भाग देना है, 2 से। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो अगर सम संख्याओं की हम खोज करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ऐसे लिखते जाइए, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, इनका भी कोई अंत नहीं होगा। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है? छोटी संख्याओं को तो हमें पहाड़ा याद होता है, हम लोग कर लेते हैं। बड़ी संख्याओं के लिए क्या करेंगे, बस उसका इकाई का अंक देखना है, संख्या का इकाई का अंक देखना। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, 0, 2, 4, 6 अथवा 8, इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई का अंक है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। फिर से सुन लें, किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम सिर्फ इकाई का अंक देख करके बता सकते हैं कि संख्या सम संख्या है या नहीं है। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी उन्हें हम इवन नंबर्स कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या कैसे 2 का पहाड़ा लिखते चले जाइए, सभी सम संख्या निकलती चली जाएगी। तो सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात करें, सबसे छोटी सम संख्या तो क्या होगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। सबसे बड़ी नहीं बता सकते। चल, इसके बाद अगला आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम अगर ओ से लिखते हैं तो ऑड नंबर्स क्या होंगे, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वे क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर्स कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो क्या क्या हम ले सकते हैं विषम संख्याओं में, देखिए 1 2 से विभाजित नहीं होगा। और क्या ले सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे लिखते चले जाएं, ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो ये क्या होंगे, ये सभी विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। यहां से एक पॉइंट ध्यान देना है कि जितनी भी विषम संख्या है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके बीच जो अंतर है वो 2 का अंतर होगा। 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़िए 9। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर सिर्फ 2 होता है। ऐसे 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर देखें तो वहां भी 2 आएगा।
तो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है और दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। अगर इन संख्याओं को देखें, सम और विषम के बीच का अंतर देखेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा। सम और विषम संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो 1। अगर किसी सम संख्या में 1 जोड़ दे तो विषम बन जाएगा, या विषम में 1 जोड़ दे तो सम बन जाएगा। देख सकते हैं 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 सम था, 1 जोड़ दिया 11 विषम हो गया। 11 विषम था, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 12 सम हो जाएगा। तो सम संख्या से 1 घटाने पर या 1 जोड़ने पर विषम में बदल जाता है, विषम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर वो सम में बदल जाता है। ठीक, इसकी भी, इस कॉन्सेप्ट की भी मैथ में जरूरत पड़ती है। जैसे में कहीं सम संख्या 2n माना जाता है तो विषम संख्या को हम 2n+1 मान लेते हैं, या 2n-1 भी मान सकते हैं। तो 1 जोड़ने पर या 1 घटाने पर, जो सम में अगर 1 जोड़े घटाएंगे तो विषम मिल जाएगा, विषम में 1 जोड़े घटाएंगे तो सम बन जाएगा। ठीक, चलिए ये तो बात यहां तक हुई। इसके बाद अगला में लिखना है अभाज्य संख्याएं। जिन्हें रूढ़ संख्याएं भी कह सकते हैं। इन अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, इनका एक और नाम है रूढ़ संख्याएं। रूढ़, ठीक, तो प्राइम नंबर्स, रूढ़ संख्या। रूढ़ क्या होते हैं, अभाज्य क्या होते हैं? विषम, हमने सम विषम देख लिया, अब हमें आना है अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, सिर्फ 2 संख्याओं को छोड़ करके। वो 2 संख्याएं क्या है? एक तो ये खुद और दूसरा 1, यानी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से और खुद से, 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं। 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, केवल 1 से होंगी और स्वयं से विभाजित होंगी। नहीं, ऐसे भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, 1 को और स्वयं को छोड़ करके। ठीक, एक को छोड़ दिया जाए, उस संख्या को छोड़ दिया जाए, तो इन दोनों के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, मतलब कोई एक ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे अब कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं अगर हम देखें तो हमारा पहला आएगा 2। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से विभाजित होगी और 1 से। 1 तो सबको विभाजित कर सकता है, 1 तो सबका गुणनखंड है, 1 सबको विभाजित करता है, 2 खुद 2 से विभाजित होगा ही। तो 1 और 2, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित कर पाए। तो 2 को हम क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे संख्या देखती जाए। ये सभी संख्याएं क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से विभाजित होती है, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है जो इनको विभाजित कर पाए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। इसमें खास बात एक ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, इवन नंबर है। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी जितने भी होंगे आगे सब क्या होंगे? विषम होंगे। तो 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या है जो सम होती है, बाकी सबके सब विषम होते हैं। अभाज्य आ गया। भाज्य में क्या हो जाएगा? जो 1 और खुद के अलावा किसी न किसी और संख्या से विभाजित हो जाएगा, उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। जो किसी से भी विभाजित हो जाए, किसी न किसी से विभाजित होगा ही होगा, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कह देंगे। तो ज्यादा काम की चीज नहीं है। फिर आता है अगला, पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं क्या है? तो ऐसी 2 संख्याओं का समूह, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अगर कोई देखे तो 1 के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड न हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं या 2 ऐसी संख्याएं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कॉमन फैक्टर न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उनको हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे हमने ले लिया 2 और 9,
2 और 9, 2 और 9 एक ऐसी संख्या है, देखें इसमें क्या करना, 9 हमारा अभाज्य नहीं है, 9 क्या हमारा अभाज्य नहीं है, 9 क्या है भाज्य संख्या है। तो इसमें ध्यान देना कि कोई भी हम 2 संख्या ले सकते हैं, कोई भी 2 ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिनका कोई क्या हो, कॉमन फैक्टर ना हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे शायद हमने शुरू में अभाज्य बोल दिया, ध्यान देंगे अभाज्य से मतलब नहीं है, 2 संख्याएं लेनी है, सिर्फ 2 संख्याएं लेनी है, वो भाज्य अभाज्य से में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है कि दोनों का कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 9 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 2 और 5 ले लिया, ठीक इस तरह से। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। अभाज्य अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, इस पे ध्यान देना है कि दोनों जो होंगे हमारे इस बार अभाज्य होंगे, इसमें जो दोनों संख्याएं होंगी वो दोनों अभाज्य होंगी। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उन्हें हम अभाज्य युग्म कहते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उन्हें हम अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, अगर 3 और 5 ले लें, 3 और 5 इनका अंतर 2 है, 5 में से 3 घटाए 2 आएगा, तो ये जो 3 और 5 का जोड़ा ये क्या कहलाएगा, अभाज्य युग्म कहलाएगा। ऐसे ही हम 5 और 7 ले सकते हैं, यहाँ भी 2 का अंतर है। ऐसे ही क्या ले सकते हैं, 11 और 13 ले सकते हैं, इसमें भी 2 का अंतर है। 17 और 19 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा समूह जिसमें दोनों का अंतर सिर्फ 2 होता है, घटाने पर 2 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं। और सहअभाज्य संख्या क्या है, 2 ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उस जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे कुछ यहां तक हमें याद करना पड़ेगा, मतलब कुछ चीजें यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, नोट करके हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, काम की चीजें। पहला ये कि एक को हम देखें तो एक ऐसी संख्या निकल के आ रहा है, 1 मतलब एक का मतलब 1, 1 एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य आ रहा है न तो अभाज्य आ रहा है। एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, तो इसको भी याद करेंगे, याद रखेंगे। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ऐसे और पॉइंट्स अगर हम देखें तो 2 के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं हैं, सबके सब क्या है, विषम है। एक के अतिरिक्त जितनी भी क्या है प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, सबके सब क्या है, विषम होती है। सिर्फ 2 एक ऐसा मात्र है जो सम होता है। तो लिख सकते हैं मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है। मात्र 2 एक अभाज्य संख्या है, मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है, जो कि क्या है, सम भी है। मात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है। चलो और क्या लिख सकते हैं, और क्या पॉइंट याद रखना है। अगर हम अभाज्य संख्याओं की संख्या देखें 1 से लेकर के 25 के बीच में, 1 से 25 तक अगर अभाज्य संख्याओं की संख्या देखें तो टोटल 9 संख्याएं होती हैं। 1 से 25 के बीच में, 1 से 25 तक में जितनी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती है। आप चाहे तो गिन सकते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी 1 से लेकर 25 तक। एक तो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, भाज्य में अभाज्य गिने तो 2, 2 के बाद 3,
3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 21 नहीं, इसके बाद 23, 23, 23। हाँ तो कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? 9। तो 1 से 25 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल 9 आ जाएंगी। इसको याद रखना, गिनना ना पड़े, जल्दी से काम चल जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम देखें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो होती है 15। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 25 से लेके 50 तक, 25 से लेके 50 तक में कितने हैं? तो 15 में से 9 घटा देंगे 6। कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे 25 से लेके 50 के बीच में। ऐसे ही हमें याद रखना पड़ेगा 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कितने होते हैं? तो 1 से 100 तक होते हैं टोटल 25। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25। तो अगर हमें 50 से 100 पूछे तो 1 से 100 तक 25 है और 1 से 50 तक 15 है। तो 50 से 100 में कितने होंगे? 25 में से 15 घटा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। तो 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। आप गिन करके काउंट करके देख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हमें ये याद होना चाहिए, जिससे जब भी क्वेश्चन पर आएगा तो हमें टाइम नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। ये इतनी बातें हो गई। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और बातें इसमें समझते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती है? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। और ध्यान देना कि p और q यहां पर क्या है? p और q जो यहां पे है वो पूर्णांक है। p और q यहां पर क्या है? पूर्णांक है। p और q यहां पे क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। क्या यहाँ पर? पूर्णांक है, इंटीजर्स है। मतलब ऋणात्मक वाले भी हो सकते हैं, धनात्मक वाले भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक में क्या आते हैं? जीरो भी आता है, नेगेटिव संख्या भी आती है, पॉजिटिव संख्या भी आती है। तो p और q क्या है? पूर्णांक है, और q जीरो नहीं होना चाहिए। दोनों पूर्णांक रहेंगे और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याओं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो। और p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या है? जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, इस रूप में नहीं लिख सकते, या कहते हैं कि परिमेय संख्याओं को छोड़ दे तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। यानी हम उन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं में, तो जो कड़ी के अंदर संख्या, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हमें लगेगा कि हम यहाँ बटे एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बटे एक तो लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में हो गया, लेकिन इस p बटे q के रूप में जो परिभाषा है उसके साथ अनुसार नहीं हो पाया। p बटे q तो लिख लिया, लेकिन क्या कहा? p और q पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो p हमारा बन रहा है √2, √3, √7, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। एक बात और, पाई को याद रखेंगे। पाई, पाई अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि जो इसका मान लिखते हैं हम लोग 22/7, 22/7 परिमेय संख्या का, पाई का मान जो हम लोग लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई 22/7 जो उसका मान माना जाता है वो क्या? परिमेय संख्या है। क्योंकि जो 22/7 है वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, वो लगभग में मान, इसको मान लिया गया है, इसलिए ये पूर्णांक परिमेय के अंदर आ जाता है। क्योंकि 22/7 को हम p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए परिमेय है। लेकिन पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान, एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, वो हमने सुविधा के लिए लगभग मान के लिया 22/7। ठीक है, तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये बात रही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होता है? सबको मिला दे, परिमेय और अपरिमेय को मिला के जोड़ दे तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय सभी मिलाकर के क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्या बन जाती हैं। परिमेय संख्याओं को और वास्तविक संख्याओं को सबको परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को सबको अगर मिला लिया जाए तो सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसमें ऋणात्मक वाले भी आएंगे, धनात्मक वाले आएंगे, सब इसके अंदर आ जाएगा। अब कोई भी वास्तविक संख्या हो, अगर इसका हम पूर्ण वर्ग करें, वास्तविक संख्या को अगर रियल नंबर को हम Rn लिख दें और इसका हम स्क्वायर करें यानी पूर्ण वर्ग करें तो हमेशा क्या आएगा? एक धनात्मक मान आएगा। क्या आएगा? एक धनात्मक मान आएगा। रियल नंबर्स का हमेशा धनात्मक आता है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंकों के मान के बारे में, कि किसी संख्या में जो अंकों का मान है वो कितने प्रकार का होता है। अगर कोई संख्या लिखी है तो संख्या में जो अंक होंगे, अंकों के दो मान होते हैं। संख्या में अंक के कितने मान होते हैं? दो मान हम लोग जानते हैं, निकालना सीखते हैं। दो मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? एक होता है अंकीय मान, अंकीय मान भी बोल सकते हैं। एक होता है जातीय मान, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? अंकीय मान। जातीय मान या अंकीय मान बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और दूसरा होता है स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान यानी अंकीय मान जो फेस वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं हम लोग? कोई भी संख्या में दे दिया 2, 5, 7, 8, 9, मान लिया एक संख्या लिखा है 25,789। इसमें अगर देखें हमसे पूछा जाए 8 का अंकीय मान कितना है, तो 8 का अंकीय मान 8 होगा। 9 का अंकीय मान क्या होगा? 9 होगा। 7 का अंकीय मान 7 होगा। 5 का अंकीय मान 5 होगा। 2 का अंकीय मान 2 होगा। अंकीय मान जो उसका खुद का मान है, जो हमेशा फिक्स है, कहीं भी उसको रख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई के स्थान पे या फिर सैकड़े के स्थान पे या फिर करोड़ के स्थान पर, उसका अंकीय मान वही है जो खुद वो है। तो अंकीय मान से कोई बदलाव नहीं होना है। स्थानीय मान क्या होता है कि वो किस स्थान पे, संख्या के अंदर किस स्थान पे लिखा हुआ है, इस हिसाब से वो बदलता जाता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। तो अगर हमें 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? 9, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। 8 का अगर हमसे स्थानीय मान पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। 7 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो हम 700 लिखेंगे। 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 5000 लिखेंगे। और 2 का स्थानीय मान पूछे तो 20,000 लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं किसी अंक का स्थानीय मान? जो अंक है उसका अंकीय मान लिख करके उसके दाहिने तरफ जितने डिजिट हैं, जितने अंक हैं, उतने जीरो बढ़ा रहे हैं। अगर वो 1000 के स्थान पे है तो 1000 के स्थान के 5 था तो 5 लिखा, फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई के लिए जीरो लगा दिया गया। तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछना उस अंक को लिखना, उसके दाहिने तरफ जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है। अगर इस संख्या में आगे दशमलव लगा के भी कुछ होता, जैसे 0.57 अगर होता, 0.57 अगर होता तो क्या करते? इन सभी स्थानीय मानों के आगे दशमलव लगा करके जितने अंक होते उतने जीरो भी हम लगा सकते हैं। 1 जीरो लगाइए, 4 जीरो लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान उतना ही रहेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अगर इस 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 7 तो लिख देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 5 के लिए 1 जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 0 0 लगा देंगे या सिर्फ 1 जीरो लगा देंगे। ऐसे अगर इस 5 का स्थानीय मान लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5 के स्थान पे 5, उधर 7 के लिए 0 और इधर दशमलव के जगह पे दशमलव, इधर के लिए 0। तो इस तरह से हम किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान लिखते हैं। जातीय मान फिक्स होता है, वही होता है जो खुद वो है, जबकि स्थानीय मान क्या होता है? किस स्थान पे रखा उसके हिसाब से बदलता रहता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।